क्या आपने कभी सोचा है कि जो नेता कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रही, आज वही बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी कैसे बन गई? कैसे एक साधारण लड़की कोलकाता की गलियों से निकलकर 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हरा देती है? और क्यों नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की ये लड़ाई सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि बंगाल की सत्ता की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ममता बनर्जी का पूरा सफर, कांग्रेस से बगावत, बीजेपी से गठबंधन और फिर उसी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। साल 1955 में कोलकाता का एक साधारण परिवार, जहां जन्म हुआ ममता बनर्जी का। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनका जल्दी ही निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी और संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें अलग बनाती थी, जिद और लड़ने का जज्बा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रख दिया और यहीं से उनका जुड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उस समय पश्चिम बंगाल पर राज था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। लेफ्ट इतना मजबूत था कि लोग मान चुके थे उसे हराना नामुमकिन है। लेकिन ममता बनर्जी भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आई थी। वो सड़क पर लड़ती थी, धरना देती थी और धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई एक फाइटर नेता की। साल 1984 में देश इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावनात्मक लहर में था, लेकिन बंगाल में एक नाम अजय माना जाता था, सोमनाथ चटर्जी। तभी कांग्रेस ने एक युवा उम्मीदवार मैदान में उतारा, जो ममता बनर्जी थी। सबको लगा ये सिर्फ औपचारिक चुनाव है, लेकिन नतीजा आया और इतिहास बदल गया। ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली और उस दिन दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक संदेश गया, एक नई नेता आ चुकी है। तृणमूल यानी जमीनी स्तर। उनका संदेश साफ था, मैं आम जनता की आवाज हूं, लेकिन सवाल था कि सीपीएम जैसी ताकत से लड़ेगी कैसे। और यही कहानी में आता है एक नया मोड़। 90 के दशक तक ममता कांग्रेस का बड़ा चेहरा बन चुकी थी, लेकिन उनके अंदर एक नाराजगी बढ़ रही थी। उनका मानना था कि कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ गंभीर लड़ाई नहीं लड़ रही है। ममता सड़क पर लड़ना चाहती थी, जबकि कांग्रेस समझौते की राजनीति कर रही थी। और आखिरकार 1997 में उन्होंने बड़ा फैसला लिया, अपनी पार्टी बनाने का। 1998 में ममता बनर्जी ने बनाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उभर रही थी और दोनों का दुश्मन एक ही था, सीपीएम। फिर राजनीतिक जरूरतों ने दोनों को एक साथ ला दिया। 1999 में ममता एनडीए में शामिल हुई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनी। यहीं से उनकी राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हो गई। समय के साथ हालात बदलने लगे। फिर आया वो दौर जिसने ममता की छवि पूरी तरह बदल दी, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। सिंगूर में टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट और नंदीग्राम में इंडस्ट्रियल जोन, लेकिन ममता ने इसे बनाया किसानों की जमीन छीनने का मुद्दा। उन्होंने भूख हड़ताल की, गांव-गांव जाकर आंदोलन किया और यहीं से उनकी नई पहचान बनी, गरीबों और किसानों की नेता। 2009 में उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ भी लक्ष्य सिर्फ एक ही था, लेफ्ट को खत्म करना। फिर आया 2011, जब 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार गिर गई और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक क्रांति थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और बीजेपी ने बंगाल को अपना अगला लक्ष्य बनाया। अब लड़ाई सीधी थी। बीजेपी का नैरेटिव था हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ममता का जवाब बंगाल की पहचान। इस दौरान मुद्दे भी टकराए, सीएए, एनआरसी, चुनावी हिंसा और एजेंसियों की कार्रवाई जैसे ईडी और सीबीआई, जिसे ममता ने बताया राजनीतिक बदला। 2021 का चुनाव एक तरफ पूरी बीजेपी मशीनरी, तो दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी। बीजेपी का नारा 200 पार, लेकिन ममता का जवाब था खेला होवे। चुनाव के दौरान वो घायल भी हुई, लेकिन व्हील चेयर पर ही प्रचार जारी रखा और नतीजा आया टीएमसी की शानदार जीत। और उसी दिन ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की सबसे बड़ी विरोधी चेहरों में शामिल हो गई। अगर ममता बनर्जी को एक लाइन में समझना हो तो वो है सड़क से सत्ता तक पहुंची हुई एक फाइटर नेता। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी से हाथ मिलाया और फिर उसी बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी बन गई। क्योंकि भारतीय राजनीति में अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ अस्थायी हित होते हैं। और ममता बनर्जी इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में ममता बनर्जी एक फाइटर नेता है या एक सत्ता की खिलाड़ी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।